Good morning. Today is 18th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है एचआईवी एड्स से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार ने उनकी पार्लियामेंट के लिए एक बिल पास किया पार्लियामेंट के अंदर में। उस बिल के सभी पॉइंट्स पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड सब कुछ डिस्कस करेंगे इस बिल के बारे में। नीचे का जो आर्टिकल है टर्की के अंदर में प्रेसिडेंट अर्दगन ने एक रेफरेंडम करवाया जिसमें वो पावर्स को सेंट्रलाइज करना चाहते थे। तो अब उस रेफरेंडम का नतीजा जो आया है वो टर्की के प्रेसिडेंट के पक्ष में आया है। तो पॉइंट्स इस आर्टिकल से हम निकालेंगे चलेंगे आगे की ओर। मेन आर्टिकल है वो जयललिता जिनकी अभी डेथ हो गई, उन पे केस चला था करप्शन का, आय से अधिक संपत्ति का जो ये मामला था उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो भी हम निकालेंगे इस आर्टिकल से। चलेंगे नीचे की ओर। यहां पे ह्यूमन वर्सेस वाइल्ड कन्फ्लिक्ट, मॉब मेंटलिटी यानी जो उपद्रवी भीड़ होती है उसकी वजह से काफी बार एनिमल्स की मौत हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैन वर्सेस जो वाइल्ड का कन्फ्लिक्ट होता है उस पर क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। यहां का जो आर्टिकल है अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स है वो काफी तेजी से पिघल रहे हैं, क्या सिचुएशन है, क्यों पिघल रहे हैं, वो सब बातें डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। यहां पे जो आर्टिकल है राइट टू वोट की बात है। राइट टू वोट जो है वो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना होकर स्टैच्यूटरी राइट्स है, और जो ये काइंड ऑफ प्रिविलेजेस है अभी फिलहाल ऐसा कानून है कि ये प्रिविलेजेस है, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। तो काफी बार सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की वजह से कुछ लोग यानी प्रिजनर्स जो है वो इस राइट से वंचित रह जाते हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सब बातें डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे का जो आर्टिकल है एक दो पॉइंट इस आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो है ये आर्टिकल सीरिया में केमिकल अटैक को लेके है। तो आज सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एड्स से रिलेटेड ये बिल की बात है। एचआईवी एड्स से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो बिल में थे। उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। रोजगार में, एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स में या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए उनको किसी प्रकार की प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है, अगर प्राइवेट ऑफिस कोई इस्टेब्लिश करना है या फिर इंश्योरेंस लेना है, किसी भी मसले पर उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि कोई भी पहले क्या होता था, देखिए कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो एम्प्लॉयर्स थे यानी जो कंपनीज जो हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं वो एक टेस्ट कंपलसरी रखती थी। क्या जो पर्सन है वो जो एम्प्लॉयमेंट लेने वाला है वो एचआईवी एड्स से पीड़ित तो नहीं है। तो सरकार ने टोटली बैन लगा दिया है। अब इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं कि एम्प्लॉयमेंट देने से पहले इस प्रकार का टेस्ट करवाना वो इलीगल है यानी गैर कानूनी है, प्रॉपर सजा का प्रावधान है अब। उसके बाद में और कौन से पॉइंट्स हैं, कोई भी देखिए इंडिविजुअल एचआईवी एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं डिक्लेयर कर सकता पब्लिक डोमेन में। अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई नफरत फैलाता है या फिर इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करता है एचआईवी पीड़ित मरीज के बारे में तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बिल में कहा गया है। इसके अलावा बिल क्या है, देखिए जब भी कोई पर्सन टेस्ट करवाता है और वो अनफॉर्चुनेटली एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है तो ये जो बात बताएगा ये सिर्फ फिजिशियन और काउंसलर बताएगा उस व्यक्ति को या फिर महिला को जो एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके बता देगा कि हाँ भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, क्योंकि देखिए काफी सेंसिटिव इशू होता है, काफी मिथ्स होते हैं। तो प्रॉपर काउंसलिंग होगी, या तो काउंसलर बताएगा या फिर फिजिशियन बताएगा, और कोई नहीं बताएगा उनको जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। और इसके अलावा देखिए यह भी कहा गया कि एक ओम्बड्समैन यानी लोकपाल की स्थापना की जाएगी, यानी इस बिल के अंदर में जो भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। अदरवाइज अगर कहीं भी इस बिल को लेके वायलेशन हो रहा है या फिर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ओम्बड्समैन लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, पहले कई बार क्या होती थी, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती थी ना वो इंश्योरेंस नहीं करती थी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स का। उन्हें लगता था कि डेथ नियर है इसलिए वो इंश्योरेंस नहीं कर सकते थे। अब इस प्रकार की एक्टिविटीज पे बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने और कहा कि इंश्योरेंस करना पड़ेगा उनका, और उनको यह भी अधिकार दिया गया है कि वो अपनी फैमिली के साथ में यानी जो जुवेनाइल्स होते हैं वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और अपने लिए अभिभावक भी इंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद में कोर्ट को भी कहा गया कि आप जितने भी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन से रिलेटेड केसेस हैं उनको जल्द से जल्द सोल्व कीजिए। और इसके अलावा मान लीजिए कोई जुवेनाइल या फिर कोई बच्चा जिसकी एज 12 से 18 साल के बीच में है और उसमें सफिशिएंट मेच्योरिटी है और उसके जो है वो पेरेंट्स नहीं है, तो उनको उस बच्चे को भी अधिकार होगा कि वो अपने छोटे भाई या बहन के लिए एक प्रकार से अभिभावक का काम करें। इस प्रकार का अधिकार भी दिया गया है। अब कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए स्टेटस ये है कि एचआईवी और एड्स अब ये पार्लियामेंट से पास हो गया है, और अभी एक अनुमान के अनुसार 21 लाख अभी जो है वो पेशेंट्स यानी जो पर्सन्स हैं एचआईवी से पीड़ित हैं। और नए केसेस, अच्छी बात यह है कि नए केसेस में कमी आ रही है, और 2/3 जो एचआईवी पॉजिटिव केसेस हैं वो तो 7 स्टेट्स के अंदर ही कन्फाइंड हैं, यानी 7 स्टेट्स के अंदर ही 2/3 एचआईवी पॉजिटिव 21 लाख केसेस हैं। 14 लाख तो यानी 7 स्टेट्स के अंदर अंदर ही हो गए, और बाकी बचे तो 3 स्टेट्स हैं वहां पे 1-1 लाख से भी ज़्यादा एचआईवी पॉजिटिव के केसेस हैं।
अब कुछ पॉजिटिव्स देख लीजिए इस बिल के। देखिए काफ़ी अच्छा एक मजबूत आधार प्रोवाइड किया है हेल्थ राइट मूवमेंट के लिए इस बिल ने। और जो ओम्बड्समैन यानी लोकपाल की स्थापना की गई है इस बिल के अंदर में, वो एक अच्छी बात है। और एक जिम्मेदारी और भी दी गई है कि जो ये लोकपाल है वो जो हर 6 महीने के अंदर में जो रिपोर्ट्स हैं कि कितनी कंप्लेंट्स आई, कैसे उन्होंने इन कंप्लेंट्स का समाधान किया, ये हर 6 महीने के अंदर में इस लोकपाल को जो ये सारी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में लानी है। तो इससे क्या होगा, इससे और ज़्यादा स्टेट पे प्रेशर आएगा कि वो इस बिल को अच्छे से इंप्लीमेंट करें। और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भी एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, यानी जो कंपनीज वो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स चाहते थे। ये एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स होता क्या है? देखिए कई बार जो जिन कंपनीज को, अमीर कंपनीज होती है जिनको पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए, तो वो ये क्या करती हैं 20 साल के बाद भी जारी रखना चाहते हैं पेटेंट को। तो वो क्या करते हैं, इसके केमिकल्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं स्लाइटली, और दोबारा से डिमांड करते हैं, कहते हैं कि देखो हमने नया प्रोडक्ट बना लिया या फिर वैल्यू एडिशन किया, तो आप हमारे पेटेंट के टाइम को बढ़ा दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जेनरिक ड्रग्स तो फिर और ज़्यादा सालों के लिए नहीं बन सकेगी। जेनरिक ड्रग्स तो सस्ती होती हैं, तो इसीलिए, और जो कि जेनरिक ड्रग्स होती हैं वो काफ़ी ज़रूरी होती है HIV ट्रीटमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन एक अच्छा काम किया था पहले, कुछ दिनों पहले उन्होंने इस प्रकार की पेटेंट एवरग्रीनिंग पे रोक लगा दी थी, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इससे जेनरिक ड्रग्स हैं वो आसानी से उपलब्ध होगी मरीजों को। कंसर्न्स हैं अभी काफ़ी कंसर्न्स हैं। देखिए यह बिल जो है वो गारंटी नहीं देता एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स क्या होती है? देखिए इसमें क्या होता है कि 2-3 मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है और ये वायरस की ग्रोथ को रोक देता है। आमतौर पे जो HIV का वायरस होता है, आपको पता है कि वायरस पे अभी तक इतनी रिसर्च नहीं हुई है। वायरस मल्टीप्लाई होता है, एक वायरस से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, काइंड ऑफ जो GP चलता है। तो ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो है वो वायरस की ग्रोथ को रोक देता है, और इसकी गारंटी नहीं दी गई है बिल में। और एक प्रकार से स्टेट को कहा गया कि जितनी ज़्यादा कोशिश हो आप ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें, लेकिन राइट टू ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, ये भी एक कंसर्न है। और जो सिविल कोर्ट्स हैं वो, जो कि देखिए एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ पब्लिक सेक्टर में होता है, वहाँ पे सिविल कोर्ट्स के पास में पावर है कि वो इसको एड्रेस कर सके। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है HIV पीड़ित लोगों के साथ में, उस पर सिविल कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकेंगी। ऐसा भी एक कंसर्न है इस बिल के ऊपर में। जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, नीडल सेफ्टी यानी जो सुई होती है उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस पर जो ये टर्मिनोलॉजी है वो भी काफ़ी वेग है, काफ़ी एम्बिगुअस है, इस पर क्लैरिटी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको एक प्रकार से एक्चुरियल कैलकुलेशंस करने की अनुमति दी गई है। ये क्या होता है? ये देखिए ये जो ये कैलकुलेशंस होती हैं इसमें वो सब कुछ देखते हैं कि फ्यूचर में क्या कंडीशन है अभी हेल्थ की, और फ्यूचर में कितनी लाइबिलिटी हो सकती है, तो वो सारी, तो इसलिए जो उनको हेल्थ सर्विसेज हैं यानी इंश्योरेंस सर्विसेज है वो मिल तो जाएगी अब इस बिल के बाद में, लेकिन काफ़ी महंगी पड़ेगी या फिर अच्छे ढंग से नहीं मिल पाएगी, लिमिट हो जाएगी उनके ऊपर में। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? देखिए अभी स्टेट्स को एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखानी होगी ताकि सारे प्रोविजंस इस बिल के इंप्लीमेंट किया जा सकें, और 1 या 2 ओम्बड्समैन यानी लोकपाल की इस्टेब्लिशमेंट हो सके इस बिल के अंदर में, और जहां भी वायलेशंस होते हैं उसको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए। और स्टेट को एक प्रकार से ये सब चीज़ें रीजनेबल टाइम लिमिट के अंदर अंदर इंप्लीमेंट करनी होगी। गोल 3 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG के जो गोल्स हैं उसका गोल 3 है, और हमने नेशनल कमिटमेंट करी है कि एड्स को 2030 से पहले हम हमारे देश से ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा कि देखिए नए केसेस को रोका जा सके, और फ्री यूनिवर्सल ट्रीटमेंट जरूरी है अगर हमें ये जो अपना गोल है 2030 तक हमने ये हटाना है एड्स को हमारे देश से। और इसलिए देखिए पब्लिक कंसल्टेशंस भी करनी जरूरी है ताकि लॉ को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा सके। पास तो हो गया पार्लियामेंट से, लेकिन किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को एक प्रकार से पब्लिक से कंसल्ट करना चाहिए ताकि गाइडलाइंस निर्धारित हो सकें। यह सारा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है टर्की के बारे में है। टर्की यहाँ पे देख लीजिए, टर्की की पोजीशन है 2014 की बात है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने ब्लैक सी और मेडिटेरियन के सी में, यानी यूँ पूछा था कि टर्की की जो लोकेशन है कौन कौन से सी के बीच में है। काफ़ी सारे उनके ऑप्शंस थे, क्या ये ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है, या फिर मेडिटेरियन सी या फिर कैस्पियन सी के बीच में है, या फिर ब्लैक सी या कैस्पियन सी के बीच में है। तो ये लोकेशन इनकी देख लीजिए आप, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है। और क्या हुआ है टर्की में? टर्की में देखिए एक रेफरेंडम हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, और काफ़ी सारी बातें पूछी गई थी इस रेफरेंडम में। अगर ये रेफरेंडम पास हो जाता तो काफ़ी सारी जो पावर्स हैं ये अर्दगन अपने पास ले लेते, और काइंड ऑफ जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है और गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है टर्की में वो ही चेंज हो जाता। और यह रेफरेंडम अभी अर्दगन के पक्ष में आया है।
51% लोगों ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड कर दीजिए, यानी बहुत सारी पावर्स अब अर्दगन को मिल गई है। उनका पूरा जो ढांचा है गवर्नेंस का, टर्की का, वो चेंज हो गया है। पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, यानी ये प्रधानमंत्री थे अर्दगन, अभी ये प्रेसिडेंट रिपब्लिक बन गया है। यानी यूं एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो पहले इंडिया की तरह था इनका गवर्नेंस का सिस्टम, अब अमेरिका की तरह हो गया है। लेकिन अमेरिका में तो देखिए काफ़ी सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, लेकिन इन्होंने तो अर्दगन ने तो रेफरेंडम पास करवा के अब सारी पावर्स अपने पास में रख ली हैं। जैसे अब जुडिशरी के लोगों को भी ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर जुडिशरी के लोगों को ये इंप्लीमेंट करने लगेंगे तो काइंड ऑफ आप देखिएगा सेपरेशन ऑफ पावर्स तो नहीं रहेगा। और ये बार बार अर्दगन आरोप लगाते हैं कि जुडिशरी जो है वो एक प्रकार से एंटी टर्की काम करती है और अच्छे से काम नहीं करती। अब ये जुडिशरी के बंदों को ये खुद ही अपॉइंट करेंगे। और पहले कूप भी हुआ था, टर्की में कूप हुआ था और एलिगेशंस लगे थे काफ़ी ज़्यादा। वहाँ की आर्मी का एक सेक्शन था जिन्होंने कूप को अंजाम दिया था, और गुलेन जो अभी अमेरिका में रह रहे हैं उन पे आरोप लगाया था कि उन्होंने ये इस कूप को अंजाम दिया। उसके बाद में काफ़ी पर्जिंग चुन चुन के मारा था इन्होंने। टर्की के जो शासक है अर्दगन ने काफ़ी एक अनुमान के अनुसार 10,000 से ज़्यादा लोगों को या तो उन पर ट्रायल चलाया गया या फिर काफ़ी लोगों की एक प्रकार से हत्या भी की गई कूप के बाद में। तो टर्की कहने की बात यही है कि टर्की की जो अभी जो है इस रिफॉर्म्स के बाद में और ज़्यादा जो टर्की की इमेज है उसको धक्का पहुंचा है, और बस और कुछ ज़्यादा है नहीं इस आर्टिकल में। आगे देखिए जेलता का केस से रिलेटेड ये आर्टिकल है। जेलता के केस में वैसे तो देखिए ज़्यादा यूपीएससी के लिए आप देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकालेंगे, पहले जान लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है आर्टिकल की। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट यानी आय से अधिक संपत्ति का मामला था जेलता का। और आमतौर पे जो आय से अधिक संपत्ति के मामले होते हैं पब्लिक सर्वेंट्स उन पे जो चलाए जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में, वो अलग होते हैं आम आदमियों से। आम आदमियों से कैसे अलग होते हैं? क्योंकि देखिए पब्लिक सर्वेंट पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज से यानी गैर कानूनी गतिविधियों से काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया है, तो कानून का ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ ये है कि उस ऑफेंडर को यानी उस पब्लिक सर्वेंट को सजा दी जाए, बल्कि ये भी है कि उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस यानी जो ऑफेंडर है यानी पब्लिक सर्वेंट जिसने धन इकट्ठा किया है वो या फिर उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस धन का जो कि गैर कानूनी ढंग से कमाया है उसका लाभ ना उठा सके। यानी लॉ का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उस धन को वापस लिया जाए स्टेट के द्वारा में। समझ गए? ये लॉ का ऑब्जेक्टिव है जब कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसे धन कमाता है तो जो उसने धन कमाया है वो भी वापस लिया जाए स्टेट के द्वारा में। अब ये देखिए जेलता का केस था और 4 जो इसमें एक प्रकार से एक्यूज थे, जैसे शशिकला और 2 और भी थे, और चौथे थे वो जेलता। लेकिन वर्डिक्ट आने से पहले ही जेलता की मौत हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि देखिए जेलता की तो मौत हो चुकी है, तो जो चार्जेस थे उन पे वो अभी एबेटेड हैं। एबेटेड का मतलब ये होता है कि जो लॉ सूट है उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि जो एक्यूज है उसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है। तो काइंड ऑफ एक्यूज तो नहीं किया लेकिन आगे चार्जेस को आगे नहीं ले जाया गया क्योंकि एक्यूज की मौत हो गई। तो इससे क्या होगा? इससे देखिए आर्टिकल में आके आता है वैसे, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ क्लियरिटी के लिए। इससे ये होगा कि बाकी जो लोगों को 100 करोड़ का फाइन देना पड़ रहा है अभी और 4 साल की सजा काटनी पड़ रही है 4 इयर्स की, तो जेलता की तो मौत हो गई, वो सजा तो अब काट नहीं सकती, लेकिन 100 करोड़ का जो फाइन है वो भी उनको नहीं भरना पड़ेगा। तो वकील का ये कहना था कि कम से कम चार्जेस को अगर अबेट नहीं किया होता तो कम से कम वो 100 करोड़ का जो फाइन था वो स्टेट यानी सरकार वो इकट्ठा कर सकती थी जेलता की प्रॉपर्टी को बेच के। तो अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ में जो कर्नाटका, क्योंकि देखिए ये केस था ना कर्नाटका में चल रहा था, क्योंकि पहले ये जेलता का केस तमिलनाडु में चल रहा था, लेकिन तमिलनाडु में कोर्ट में सही नहीं चल रहा था, काफ़ी बायसनेस के आरोप लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ना कर्नाटका में ट्रांसफर कर दिया था। कर्नाटका गवर्नमेंट अभी इसमें प्रोसिक्यूटर थी, समझ गए? तो स्टेट ऑफ कर्नाटका ने रिव्यू पिटीशन डाली कि सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए आपने जो वर्डिक्ट दिया है ना वो जेलता के बारे में गलत दिया है, आप चार्जेस को आपको अबेट नहीं करना चाहिए था, कम से कम फाइन तो वसूलना चाहिए था उनसे उनकी प्रॉपर्टी को बेच के। और एक आर्गुमेंट जो उन्होंने दिया कि डेथ ऑफ द एक्यूज्ड हो चुकी है, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया 5 अप्रैल को और कहा कि नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है तो उन पर जो चार्जेस हैं वो अबेट रहेंगे, फाइन भी उनसे नहीं वसूला जाएगा। तो अब ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा वी आचार्य, ये वकील थे जेलता के खिलाफ, ये वकील थे, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका खो दिया है और बैड प्रेसिडेंट सेट किया है। ये कहते हैं कि देखिए एक एग्जांपल के साथ ये समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन पहले तो गैर कानूनी गतिविधियों से काफ़ी सारा धन कमाता है, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन जैसे ही मान लीजिए सारी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे पहले देखिए कई बार क्या होता है जो कोर्ट होती है ना
सारे गवाहों की सुनवाई हो गई, सब कुछ हो गया, तो कई बार ना अपने वर्डिक्ट को रिजर्व कर लेती हैं। तो इस जयललिता के केस में ही ऐसा हुआ। जून के आसपास सारे गवाहों की सुनवाई पूरी हो गई थी, सारे आर्गुमेंट्स हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो वर्डिक्ट था वो रिजर्व हो गया। 6 महीने तक तो वर्डिक्ट था वो रिजर्व ही रहा, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ जजमेंट आनी बाकी है, खाली है सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ पूरा हो चुका है, सिर्फ अब जजमेंट देना बाकी है। तो एक एग्जांपल, अब वो एग्जांपल समझिए जो मैं पहले देने वाला था। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने गैर कानूनी गतिविधियों से 500 करोड़ रुपए कमा लिए और सारे उनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है, उनको पता है कि मुझे सजा होने वाली है, तो वो क्या करेगा, वो आत्महत्या कर लेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मुझे तो सजा होने वाली है, कम से कम जो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीगल हियर यानी जो बच्चे या फिर जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो कम से कम इस पैसे का लाभ उठा लेगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस लॉजिक के हिसाब से तो उस जिस पर्सन ने जानबूझ के आत्महत्या करी, सुप्रीम कोर्ट तो अलाउ कर देगी कि जो उनके लीगल हेरिटर्स हैं या फिर जो लीगल हियर हैं, वो उस पैसे जो उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियों से कमाया उसका फायदा उठाएं और जिंदगी भर ऐश की जिंदगी जिए। तो ये स्टेप जो है सुप्रीम कोर्ट का रिट्रोग्रेड है और इससे करप्शन कम नहीं होगा। दूसरा ये यूं भी कहते हैं कि देखिए आर्टिकल नंबर 136 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें अबेटमेंट ऑफ चार्जेस हो ही नहीं सकता डेथ के बाद में। और फिर वही बात जो अभी हमने डिस्कस करी कि 6 महीने तक तो जो वर्डिक्ट था उसको रिजर्व करके रखा और उसी बीच में जयललिता की मौत हो गई थी। और फिर ये कहते हैं कि देखिए आमतौर पे तो यूं होता है कि जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो तुरंत वर्डिक्ट आ जाना चाहिए। चलो वो कोई बात नहीं भाई, ये जुडिशरी की सहूलियत के लिए है, लेकिन सहूलियत का मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ना कि जो एक्यूज्ड हैं उसको एक प्रकार से वो फाइन ना भरें या फिर इसका गलत इस्तेमाल ना हो। उसके बाद में क्या है, फिर ये 2-3 आर्ग्यूमेंट और भी देते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जो ये रूल नंबर 6 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, उसमें भी इस प्रकार का लिखा गया है, साफ तौर पे लिखा गया है कि नो अबेटमेंट ऑफ अपील। अगर किसी एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है तो अबेटमेंट ऑफ चार्जेस नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्लाई भी किया है काफ़ी बार। हाँ, अब ये देखिए, अब कर्नाटका, कुछ मीडिया ऐसा आरोप लगा रही है कि कर्नाटका ने रिव्यू पिटीशन इसलिए डाली सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ में कि उनसे फाइल वसूला जाए, मतलब इनडायरेक्टली फाइन वसूला जाए और डायरेक्टली अबेटमेंट ऑफ चार्जेस को हटाया जाए, क्योंकि कर्नाटका जो है वो लालची है 100 करोड़ रुपए के लिए जो फाइन लगाया था बाकी 3 एक्यूज्ड पे। अगर जयललिता जिंदा होती तो उन पे भी 100 करोड़ का फाइन लगता। और अगर जिस प्रकार से कर्नाटका मांग कर रहा है कि आप अबेटमेंट ऑफ चार्जेस को हटाइए और जयललिता से भी 100 करोड़ का फाइन वसूलिए, तो कुछ मीडिया सेक्शंस ने ये आरोप लगाया कि कर्नाटका जो है वो लालची है पैसों का, तो उसका भी ये साफ सफाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए हम लालची बिल्कुल भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कर्नाटका के अंदर में केस ट्रांसफर किया था और कर्नाटका सिर्फ अपना एक धर्म निभा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन निभा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब उन्होंने केस ट्रांसफर किया था तमिलनाडु से कर्नाटका में कि आप ही अकेले इस केस में प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी हो, तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर मान लीजिए फाइन वसूला भी जाता तो वो फाइन हमें ना मिलके तमिलनाडु को ही दिया जाता, तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं, और जो काम सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया था वो हम पूरा कर रहे हैं। हमने केस को अंजाम तक पहुंचा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट की यह मर्जी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस खत्म कहानी, बस और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिए, मैन वर्सेस वाइल्ड का कंफ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। कंटेक्स्ट यही है, ह्यूमन वाइल्ड कंफ्लिक्ट। तो रिसेंटली कुछ केसेस सामने आए, जैसे एक टाइगर को कुचल दिया गया जेसीबी मशीन ने, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की घटना है, और एक लियोपर्ड को जला दिया गया सरिस्का में एक क्राउड के द्वारा, और जबकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो पर्सनल थे वो छुड़वाने के लिए गए लियोपार्ड को, तो उनको भी पत्थरों से मारा गया, पथराव उनके ऊपर में किया गया। इसके अलावा 33 एलिफेंट्स का एक ग्रुप था, उनको इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री में सामने आया कि उड़ीसा के अथगढ़ में उनको डेली सताया जाता है, उनको इस एलिफेंट्स के ग्रुप को तंग किया जाता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो साफ साफ इशारा करती हैं कि जो भीड़ है वो काफ़ी एक प्रकार से तंग करती है एनिमल्स को, और जो कन्फ्लिक्ट हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं आज ह्यूमन वर्सेस वाइल्ड के। तो कुछ क्वेश्चंस ये उठाते हैं, जैसे कि देखिए एनकाउंटर्स जब होते हैं तो दोनों तरफ के पक्ष को नुकसान होता है, लोगों को भी नुकसान होता है और जो एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान होता है। क्या इन कन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सकता है, और आखिरकार ये भीड़ जो है, उपद्रवी भीड़ ऐसा करती क्यों है? आइए इनके डायनामिक्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मॉब होती क्या है। जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ द पीपल, और जबकि वो फिर भीड़ एक प्रकार से अनरूली बिहेव करती है, उपद्रवियों की तरह बिहेव करती है, तो उसको मॉब कहा जाता है। तो डिफरेंस है, क्राउड, ग्रुप ऑफ द पीपल और मॉब में डिफरेंस है।
और ये कहते हैं कि देखिए, अगर वो जो मोब है, उपद्रवी भीड़ है, अगर कलेक्टिव कंसाइंस से काम करती है या फिर किसी लीडर के इशारों पर काम कर रही है, तो आखिर क्या करें कि वो भीड़ शांत हो जाए? क्या मतलब, जो सिंपल देसी लैंग्वेज में नहीं कहते, क्या लोगे तुम चुप होने का? तो वही बात है कि, और ऐसा वो मतलब आखिरकार चाहती क्या है भीड़, क्यों तंग करते हैं एनिमल्स को, वो सब बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए, एक तो बेंगलोर की घटना का जिक्र ये करते हैं। बेंगलोर के स्कूल में एक लियोपर्ड एंटर कर गया था, 5,000 लोगों ने घेर लिया था उस स्कूल को। तो अब ये देखिए आयरनी है, ये व्यंग्यात्मक बात कहते हैं कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि हम अपनी जान बचाने के लिए हमने अटैक किया लियोपर्ड को, उसको मारा। तो ये कहते हैं कि देखिए, सबको पता है कि स्कूल में लियोपर्ड आ गया है और वो एक प्रकार से डरा हुआ है, तो अटैक का खतरा तो और भी ज्यादा हो जाता है। तो वो 5,000 लोग किस लिए इकट्ठा हुए थे स्कूल के आसपास, जबकि उनको तो भागना चाहिए? तो बात यूं है कि वो उनकी फोटो लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, और फिर बाद में लियोपर्ड को मार दिया जाता है और फिर कहते हैं कि जान बचाने के लिए लियोपर्ड को मारा गया। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सनल को मौका दिया जाए तो वो आसानी से लियोपर्ड को कैच कर सकते हैं। और फिर ये अथगढ़ की बात करते हैं, वहां पे किस प्रकार से जो सेम बात एलिफेंट्स के ग्रुप को सताया जाता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और कुछ पर्पस नहीं है, सिर्फ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट होगा। और बाद में देखिए क्या है, क्या अभी देखिए एलिफेंट जो है काफ़ी शांत एनिमल रहते हैं, आमतौर पे वो पीपल को हार्म नहीं करते, लोगों को एक प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है और फ्यूचर में पोटेंशियल है कि सीरियस कन्फ्लिक्ट हो सकता है और इंजरी भी हो सकती है लोगों को। और जो भीड़ होती है वो भी ग्रुप में मॉब होती है जो एक साथ जब जुटती है, मान लीजिए एक जो कोई भी पर्सन होगा तो उसको डर लगेगा अकेले में, लेकिन जब 100-200 लोग आपस में जुट जाते हैं तो उनको डर नहीं लगता, तो सेफ्टी महसूस होती है उनको जब वो मॉब की शक्ल में होते हैं। मॉब मेंटलिटी की बात करते हैं तो देखिए, मॉब मेंटलिटी ऐसी होती है, वो इंस्टेंट जस्टिस की बात करते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, इंस्टेंट रेजुलेशन की बात करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एनिमल्स को मार के, चाहे वो लियोपार्ड, टाइगर या कुछ कोई भी एनिमल हो, उनके मार के प्रॉपर उनकी परेड करवाई जाती है, उनकी बॉडी को घुमाया जाता है, उनके सर को काट दिया जाता है डेथ के बाद में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई कि एनिमल्स की मौत के बाद में उनकी बॉडी को नहीं दिखाया जा सकता मीडिया के अंदर में। अब एक और घटना का ये जिक्र कर रहे हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये बात है, वहां पे एक टाइगर को कुचल दिया गया जेसीबी से, लेकिन वो देखिए जानबूझ के नहीं कुचला गया। यहां पे देखिए पिक्चर में, ये तो बेवकूफ़ी की वजह से टाइगर मारा गया। देखिए होता क्या है, यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात है, एक टाइगर ने 2 मजदूरों को मार दिया, ऐसा लिखा हुआ आर्टिकल में। उसके बाद में क्या हुआ, जो फॉरेस्ट पर्सनल आए, फॉरेस्ट पर्सनल ने क्या किया, टाइगर को उठाने की कोशिश करी जेसीबी से। अब जेसीबी से टाइगर तो नहीं उठा, लेकिन बार बार जो इसके आपने देखा होगा, जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके लगने से टाइगर की मौत हो गई, बार बार कुचला गया, बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो आर्टिकल में लिखा भी गया कि ये तो ज़्यादा बेवकूफ़ी हो गई, ये तो वही बात हो गई, जो एक सैंड पेपर होता है, काफ़ी पतला पेपर होता है, उसको आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, तितली को इस सैंड पेपर से आप उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो तितली भी इतनी पतली होती है, सैंड पेपर भी इतना पतली, मतलब थोड़ा तो बड़ा ही होता है तितली से, तो वो तितली को नहीं उठाया जा सकता उस सैंड पेपर से, मौत हो जाएगी तितली की। और वही हुआ इस केस में भी। उसके बाद में क्या है, तो ये कहते हैं कि देखिए, कॉर्बेट स्टोरी तो बता रही है कि वहाँ पे जो मजदूर रहते हैं उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं बरती थी। देखिए जो एरिया होता है, एक कोर एरिया होता है, कल हमने जो रिवीजन वीडियो में डिस्कस किया था प्री की, कोर एरिया में कोई भी देखिए जो मानव की गतिविधियां हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बाद में होता है बफर एरिया। बफर एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे इस प्रकार से कोशिश की जा सकती है कि डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जा सके, लेकिन एनिमल्स के हितों को ध्यान में रख के, दोनों जो है एनिमल्स यानी टाइगर और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो साथ साथ एग्जिस्ट कर सकें। तो ये जो एरिया था बफर एरिया, लेकिन काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, काफ़ी रेगुलेशंस होती हैं इस एरिया के लिए। लेकिन जो लेबर्स रह रही थी वहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उन्होंने इस प्रकार की सावधानियां नहीं बरती थी और प्रॉपर टॉयलेट्स का प्रावधान नहीं था वहाँ पे। और इस प्रकार की गाइडलाइंस होती हैं कि शाम के समय यानी रात के समय और सुबह सुबह काम नहीं कर सकते लेबर्स वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा खतरा होता है, एनिमल्स ज़्यादा बाहर निकलते हैं रात के समय और सुबह सुबह के समय। और काइंड ऑफ जब भी बाहर निकले, एक भीड़ के साथ, ग्रुप के साथ बाहर निकले, एक व्यक्ति या एक पर्सन बाहर ना निकले इस एरिया में, बफर एरिया में। तो ये बातें हैं। ये कहते हैं कि देखिए प्रॉपर गाइडलाइंस इन चीज़ों की फॉलो नहीं होती, इसीलिए जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। और आमतौर पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं भीड़ के द्वारा कि हम लोगों की जान बचा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए लोगों की जान बचाने के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बहादुरी की आवश्यकता नहीं है। तो इससे तो एनिमल्स की भी मौत हो जाएगी और वो बल्कि एक प्रकार से जो एनिमल है वो डर के ज़्यादा हमले करने लगेगा। वे फॉरवर्ड में क्या है, डिस्क्लोजर यही है कि देखिए जब भी कोई वाइल्ड एनिमल बाहर निकलता है तो उसको भीड़ के द्वारा क्रिमिनल, रोग, स्ट्रे, किलर समझा जाता है।
और इस बात पर काफ़ी कम ध्यान दिया जाता है कि लोगों का कितना ज़्यादा रोल है उस एनिमल को भड़काने में और उसको एक प्रकार से इंसाइट करने में। और जब भी देखिए इस तरह केस सामने आए कुछ, तो सबसे पहले तो देखिए आसपास का एरिया खाली करवा देना चाहिए। और उसके अलावा फॉरेस्ट पर्सनल से कई बार सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो पुलिस का भी साथ लिया जाए। और इसके अलावा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और एक्शन की आवश्यकता है उन लोगों पे जो एक प्रकार से कोशिश करते हैं इंसाइट करने की एनिमल्स को, या फिर अथगढ़ में उड़ीसा में जैसे हमने देखा कि तंग करने की कोशिश करते हैं एनिमल्स को, तो प्रॉपर एक्शन लिया जाए इस तरह से, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट किया जा सके। और आमतौर पे देखिए मॉब मेंटेलिटी है, ये लास्ट में कहते हैं कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा ही केसेस में ऐसे बढ़ रही है। अफ्रीकन्स का जैसे एग्जांपल है, रेसिस के खिलाफ में हमले बढ़ रहे हैं, फूड प्रेफरेंस में भी मॉब मेंटेलिटी देखने को मिलती है, मोरल पुलिसिंग देखने को मिलती है। तो काइंड ऑफ मोबोक्रेसी है। मोबोक्रेसी होता है भीड़ के द्वारा रूल, मोबोक्रेसी कहते हैं। जैसे डेमोक्रेसी है वैसे ही मोबोक्रेसी है, भीड़ के द्वारा रूल। तो ये कहते हैं कि देखिए मोबोक्रेसी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो वाइल्ड लाइफ का कितना चांस है कि इसमें सर्वाइव कर पाएगा हमारे भारत के अंदर में। ऐसे ख़त्म किया, ऐसे ख़त्म करते हैं, मतलब निबंध जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं। आमतौर पे कई बार मैं भी ऐसे करता हूँ, ऐसे को ख़त्म करता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जैसे कुछ इंडिया को सुपर पावर बनाना है, तो काफ़ी कुछ लिख दिया कंक्लूजन में, लास्ट में लिख दिया कि आर वी मूविंग ऑन द राइट ट्रैक, ऐसे करके फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो रिटोरिक यूज है, बस एग्जामिनर को अच्छा लगे, मार्क्स मिल जाएं, और तो क्या। आगे देखिए ग्लेशियर है, अंटार्कटिका का ग्लेशियर है, और ये बीच में ना क्रैक्स आ रहे हैं। ये देखिए ये बीच में क्रैक्स आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं ये क्रैक्स। ये मार्च में था, फिर अगस्त में और ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसके बाद में ये ग्लेशियर मेल्ट के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। और ये कहते हैं कि देखिए ग्लेशियर मेल्ट्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तेज़ी से पिघल रहे हैं जो ग्लेशियर्स हैं, दोनों के, अंटार्कटिका के भी और आर्कटिका के भी। और ये कहते हैं कि बिगेस्ट आइस सेल्फ, यहाँ पे देखिए ये कहते हैं कि 10 किलोमीटर तक जो आइस सेल्फ था वो आगे चला गया। आइस सेल्फ क्या होता है, ये देखिए ये ग्लेशियर क्या होता है, पानी के ऊपर ही तो होते हैं ग्लेशियर, पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जब जम जाती है तो ये आगे आगे चलते रहते हैं समुद्र की तरफ में। तो ये कहते हैं कि 10 किलोमीटर तक था वो आइस सेल्फ, आगे चल गया समुद्र की तरफ, आगे बढ़ गया। तो काइंड ऑफ अगर आगे बढ़ेगा तो मेल्टिंग भी ज़्यादा होएगी और अंदर जाते जाएंगे धीरे धीरे। और ये कहते हैं कि देखिए पिछले 10,000 सालों से जो धरती का टेम्परेचर है काफ़ी स्टेबल है, नहीं तो इंटरग्लेशियल्स होते हैं। इंटरग्लेशियल्स क्या होते हैं, देखिए ये अल्टरनेटिव एजेस आती रहती हैं। ग्लेशियल एज कुछ सालों तक, लगातार हज़ारों सालों तक ग्लेशियल एज रहेगी, यानी पूरे बर्फ़ जमी रहेगी पूरे धरती पर। और आगे क्या है, आगे कुछ हज़ारों सालों तक बिल्कुल गर्मी रहेगी। तो काइंड ऑफ इंटरग्लेशियल पीरियड्स आते हैं, कुछ सालों के लिए बिल्कुल बर्फ़, कुछ सालों के लिए बिल्कुल गर्मी। लेकिन पिछले 10,000 सालों में धरती में जो एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी है। और आइस एजेस क्यों आते हैं, और वो तो देखिए अर्थ की ऑर्बिट के कारण में आते हैं। और कहते हैं और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं, टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन उनको अभी तक समझा नहीं जा सका है। फिर ये कुछ अंटार्कटिका जिस प्रकार से मेल्ट कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि अगर देखिए सारी बर्फ़ पिघल जाए तो समुद्र का जो टेम्परेचर है, समुद्र का जो लेवल है 60 मीटर तक ऊपर बढ़ जाएगा, यानी सी लेवल्स रेज हो जाएंगे। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो एक लार्सन सी है, लार्सन सी एक काइंड ऑफ इनके कुछ सेल्फ को कहते हैं। यहाँ पे अंटार्कटिका में कोई सेल्फ है, उसको नाम दिया गया है लार्सन ए बी सी, इस प्रकार से। तो ये कहते हैं लार्सन सी में ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है। और लार्सन ए और बी अभी जो है कोलैप्स हुए थे थोड़े साल पहले ही। एक सेकेंड, यहाँ पे है लार्सन बी है वो 1995 में कोलैप्स हुआ था, लार्सन जो बी है वो 2000 में कोलैप्स हुआ था। ये सब मत लिखिएगा, ये सब एग्जामिनर को ये लिखेगा तो एग्जामिनर भी परेशान हो जाएगा, क्या लिख दिया है लार्सन ए लार्सन बी। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन डिस्कशन के लिए कई बार पूरा आर्टिकल डिस्कस करना पड़ता है ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए। उसके बाद में देखिए जो सी लेवल्स हैं वो राइज हो रहे हैं। और ये कहते हैं गर्मियों में जो है वो बर्फ़ काफ़ी तेज़ी से पिघलती है, और जो है प्रीवियस ईयर से अभी गर्मियों में जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और काफ़ी सारे रीजन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे सूट एंड डस्ट। आमतौर पे आपको पता होगा जो एल्बिडो इफेक्ट होता है, एल्बिडो इफेक्ट में क्या होता है, जो बर्फ़ होती है आपको पता है कि सफ़ेद रंग होता है इस बर्फ़ का। तो एल्बिडो इफेक्ट मतलब सूर्य की किरणें हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो ग्लेशियर्स उनको सोखता नहीं है, सोखता है तो वो पिघलेगी नहीं। लेकिन आपको पता है जो ब्लैक रंग होता है, ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा सूर्य की किरणों को सोखता है, यानी एब्जॉर्ब करता है। तो अब डस्ट और जो सूट के पार्टिकल्स हैं उस जो ग्लेशियर्स पे सफ़ेद रंग पे चिप जाएंगे तो ब्लैक रंग हो जाएगा थोड़ा थोड़ा उनका। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी ग्लेशियर के द्वारा, और बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी। और फिर बात करते हैं कि जैसे नॉर्दर्न ग्रीनलैंड का एग्जाम्पल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है,
और 1992 से लेकर 2011 की बात करें तो यहाँ पे सी लेवल्स हैं उनमें 0.74 मिलीमीटर का एक प्रकार से एक साल में इंक्रीज हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशंस है वो भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इससे होती है, वो भी 400 ppm एटमॉस्फेयर में क्रॉस कर चुकी है। आगे क्या है, ये कहते हैं देखिए जो ग्लेशियर की मॉडलिंग है, किस प्रकार से ग्लेशियर पिघलता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, अभी तक काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये सब चीज़ें हैं, और कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी भी रिसर्च हो रही है। टेम्परेचर ऑफ वाटर यानी पानी के टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ओशन करंट्स का क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर दूसरे फैक्टर्स हैं, अभी काफ़ी कुछ रिसर्च इसमें होने बाकी है। ग्लोबल कम्युनिटी है उनको अच्छी तरह पता है कि जो सी लेवल्स अगर राइज हो गए, अगर जो समुद्र हैं उनका लेवल बढ़ गया, उनकी हाइट बढ़ गई, पानी उनमें बढ़ गया, तो जो समुद्र के किनारे के आसपास जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अगर ये पानी बढ़ गया तो ये सारे जो लोग रह रहे हैं कि जो सेटलमेंट्स हैं वो एक प्रकार से पानी के सबमर्ज हो जाएंगी और वहाँ पर वो नहीं रह सकेंगे, उनका हैबिटेशन जो है वो नष्ट हो जाएगा। और ये कहते हैं कि देखिए कोस्ट को बचाना काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर देखिए ये डाइक्स वगैरह, डाइक्स क्या होती हैं, ये देखिए फ्लड से बचाने के लिए डाइक्स को यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए वैसे तो फ्लड आ जाती है, लेकिन फ्लड्स को रोकने के लिए ये डाइक्स लगा देते हैं तो फ्लड आगे बढ़ती नहीं है। सी वाल्स, डाइक्स, ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी मुश्किल ये सब चीज़ें हैं। आप समुद्र के पानी को बढ़ने से नहीं रोक सकते एक लेवल के बाद में ज़्यादा, यानी बाढ़ आएगी ही आएगी, फ्लड आएगा ही आएगा। तो कुछ इंडिया की बात ये करते हैं, इंडिया में 2 कोस्ट हैं, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट। ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे यहाँ पे स्टेट्स हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ पे तो जो स्टॉर्म है, तूफान काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और जो बाढ़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है, साल्ट वाटर इंट्रोड्यूस कर जाता है सेटलमेंट्स के अंदर में, और लाइवलीहुड्स और लैंड दोनों को नुकसान पहुँचता है। लेकिन वेस्ट कोस्ट में कोस्टल इरोजन का खतरा है, हालांकि यहाँ पे तूफान नहीं आते, लेकिन बाढ़ और कोस्टल इरोजन का खतरा तो काफ़ी ज़्यादा बना रहता है वेस्ट कोस्ट पे। और अब ये कहते हैं कि देखिए ना सिर्फ ये जो इस प्रकार से जो सी का बार बार टेम्परेचर मुंह से निकल रहा है, सी की जो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, यानी समुद्रों की हाइट बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, ना सिर्फ लैंड और लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचता है, इससे पूरी की पूरी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, चेन्नई में बाढ़ आई, चेन्नई में बहुत ज़्यादा चेन्नई की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा इससे। तो वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं कि देखिए कोस्टल रेगुलेशन जोन की आवश्यकता है, वनरेबल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो मोस्ट वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं जो इकोसिस्टम पर रिलाई करती हैं उनको भी उनके लाइवलीहुड को सहेज कर रखा जाए, प्रॉपर इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए, और रीजनल एग्रीमेंट्स भी गवर्नमेंट करें। क्योंकि देखिए ये इंडिया का जो इतिहास रहा है, इंडिया ने काफ़ी बार नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से आए रिफ्यूजीज़ को शरण दी है। तो अब ये कहते हैं इंडिया को, गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप इस तरह का कोई एग्रीमेंट कीजिए कि क्लाइमेट चेंज से तंग आके कोई अगर हमारे देश में शरण लेता है तो उसको आप शरण दें। यह इंडिया की महानता में है, क्योंकि इंडिया पूरे एक रीजन का लार्जेस्ट कंट्री है, इस प्रकार की बात करते हैं। आगे राइट टू वोट की बात है। देखिए एक पिटीशन PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया कि अभी क्या कानून है, देखिए अभी ये कानून है कि 2 साल से ज़्यादा अगर किसी एक्यूज्ड को सज़ा मिल जाती है, कोई आरोपी पाया जाता है कोर्ट के द्वारा में, 2 साल से ज़्यादा उसको सज़ा मिलती है, तो वो 6 साल सज़ा काटने के बाद में, यानी मान लीजिए अगर 4 साल की सज़ा मिली तो 4 साल तक तो वैसे ही इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन रिहा होने के 6 साल बाद तक भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, समझ गए। लेकिन अब इस प्रकार की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है कि जो 2 साल से ज़्यादा जिस दोषी को 2 साल से ज़्यादा सज़ा मिलती है वो लाइफ भर, यानी पूरे लाइफ में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इस प्रकार की पिटीशन फाइल की गई है। इस पे नोटिस दिया है कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूछा है कि क्या इस तरह की चीज़ है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, किसी को अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा मिलती है तो वो ज़िंदगी भर इलेक्शन ना लड़ पाए, क्या ये रूल इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन ने भी इसका समर्थन किया है, ये कंटेक्स्ट है। फिर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में काफ़ी तरह के चेंजेस लाए हैं, काफ़ी तरह के जो हैं वो रिफॉर्म्स लाए हैं, जैसे कि जो प्रिजनर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए किसी निर्धारित समय के लिए, जो चीज़ हमने अभी डिस्कस करी। और उन्होंने नोटा भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लाया था, यानी EVM में नोटा का ऑप्शन भी होना चाहिए अगर कोई वोटर जो है वो किसी भी कैंडिडेट को नहीं चुनना चाहता। और किसी प्रकार की मान लीजिए जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, जैसे देखिए इलेक्शन लड़ने से पहले ना एफिडेविट देना पड़ता है, और एफिडेविट में सब कुछ दिखाना पड़ता है, कितना पैसा है, कौन कौन से केसेस आपके ऊपर में चल रहे हैं। अगर कोई इस तरह की जानकारी छुपाता है इस एफिडेविट में तो उस पर कार्रवाई होगी। ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेबल की थी और अप्लाई किया था। उसके बाद में क्या है, कास्ट या धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते, इस तरह का जो वर्डिक्ट था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो काइंड ऑफ ये बात कर रहे हैं कि सारे जो काफ़ी सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए सुप्रीम कोर्ट ने,
और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यूँ सोचा कि फिर तो लोग अब इतने सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने के बाद जो लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, और पार्टीज़ हैं वो भी एक प्रकार से टिकट्स नहीं देंगी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में संलिप्त पाए जाते हैं उन लोगों को। लेकिन उससे ऐसा हुआ नहीं, आज भी पार्टीज टिकट देती हैं। फिर ये 2-3 कंसर्न्स बताते हैं कि कंसर्न्स क्या हैं। ये कहते हैं कि कोर्ट जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं। प्यूरिटी और पोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, जो आमतौर पे कास्ट में भेदभाव के लिए यूज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की लैंग्वेज को यूज किया, प्यूरिटी और पोल्यूशन। ये कहते उन्होंने देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब पटना हाई कोर्ट के एक डिसीजन को इंडोर्स किया जिसमें यह कहा गया कि जिन कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस को पोल्यूट करते हैं और वो इलेक्शन की सैंक्टिटी यानी पवित्रता को भंग करते हैं, डेमोक्रेसी को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए इस प्रकार के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, गलत वर्ड्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो यूज किए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं वो पूरे डिबेट को फ्रेम करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस तरह से जो ये वर्ड्स हैं वो नहीं यूज करने चाहिए आर्ग्यूमेंट्स में। दूसरी ये बात कहते हैं कि जो राइट टू वोट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अभी तक नहीं है। हालांकि इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 326 में दिया गया है, लेकिन उसमें सिर्फ जो बात की गई है वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की गई है, उसमें राइट टू वोट साफ साफ मेंशन नहीं है। तो इसी का फायदा कई बार उठाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को अभी तक साफ तौर पे नहीं कहा कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो काइंड ऑफ ये अभी भी प्रिविलेज के तौर पे इसे लिया जाता है, जिसे टाइम टू टाइम लिया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो लोग सजा काट रहे हैं, जो अंदर जेल के अंदर में है, उनको ये राइट टू वोट से वंचित रखा जा सकता है। तो उसी बारे में ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो कहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान नहीं रखा कि जो लोग जेल के अंदर में हैं कितनी सीरियसनेस है उनकी, अभी तक उन पे चार्जेस लगे हैं या नहीं लगे हैं, मतलब ट्रायल अभी उनका चल रहा है, या फिर अगर मान लीजिए वर्डिक्ट आ भी चुका है तो उनकी सेंटेंस कितनी है। तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में नहीं रखी, बस ये देखा कि जो लोग जेल में हैं उनको राइट टू वोट से वंचित कर दिया जाए। तो ये कहते हैं कि इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो इससे तो ये लगता है कि एक काइंड ऑफ ये प्रिविलेज है वोट जो है, जबकि होना ये चाहिए कि आर्टिकल नंबर 326 में साफ साफ ये मेंशन है, तो राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि देखिए इससे तो क्या होता है, जो राइट टू वोट है हमारी सिटीजनशिप को इफेक्ट करता है हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में। तो सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का जो डिसीजन पहले आया था, हाल फिलहाल में नहीं आया, ये डिसीजन पहले आया था काफ़ी, तो ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो एक गलत दिशा में उठाया हुआ कदम है, ये नहीं उठाना चाहिए था। ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है, बस एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद और टेक्नोक्रेसी की बात करते हैं। टेक्नोक्रेसी होता है रूल बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, वही सेम बात है। मोबोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी, डेमोक्रेसी। मोबोक्रेसी रूल बाय द मोब, टेक्नोक्रेसी रूल बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो ये कहते हैं कि देखिए आर्टिकल में कि पॉपुलिज्म और टेक्नोक्रेसी दोनों ही चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिक्स के लिए अच्छी नहीं है। आमतौर पे डेमोक्रेसी में होता क्या है, मतलब गवर्नेंस में आमतौर पे होता क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये होता है कि देखिए सारे जो लोग हैं एक जैसे हैं, उनमें से कोई एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स सरकार चलाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव का काम करेंगे बाकी जनता के लिए। जबकि पॉपुलिज्म में क्या होता है, लोक लुभावनवाद। लोक लुभावनवाद में मतलब कई बार जो है नेता लोग क्या करते हैं, काफ़ी तरह की फ्री सब्सिडीज दे देते हैं, तो उनकी जो इमेज है वो नेता की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए खतरा है एक तरह से, क्योंकि यह तो ये दिखाता है, जो नेता की इमेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है वो तो ये दिखाता है कि आप हम में से एक नहीं हो, यानी जनता में से एक वो नेता नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी तरह से लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। तो कई बार तो उनको गॉड का दर्जा भी दे दिया जाता है। तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से ये पॉपुलिज्म लोक लुभावनवाद की पॉलिटिक्स चलती है, तो जेल तक हो तो कुछ लोग भगवान के तौर पे मानने लगे थे। तो ये तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात है टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी भी सेम चीज़ है, ये भी आम जनता से टेक्नोक्रेट्स को अलग करता है, यानी जो लोग रूल चला रहे हैं वो एक्सपर्ट्स हैं टेक्निकल चीज़ों में, यानी वो आम जनता के लिए नहीं है, काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है इन दोनों चीज़ों में, दोनों चीज़ों का मतलब ये है कि कॉमन मैन जिसमें से जाके ये कंसेप्ट होता है कि सभी लोगों में से जाके कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव का काम करेंगे, तो वो कंसेप्ट अपने आप में सही नहीं बैठता। यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। आगे केमिकल अटैक्स के बारे में ये है, केमिकल अटैक्स हुए सीरिया के अंदर में, और OPCW ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिकेशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो इनके ऊपर में दावित्य था, ये हमने ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी, ये केमिकल वेपन्स के विस्तार को रोकती है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 2013 में, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, लेकिन ये UN का पार्ट नहीं है, बस ये याद रखिएगा प्रीलिम के लिए। 80 लोगों की मौत हुई जब सीरिया में इस तरह का अटैक किया गया, और ये कहते हैं कि मौका ये था 20 साल पूरे हुए जब ये कन्वेंशन साइन की गई थी,
और उसके बाद में क्या है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लेकिन ज़्यादा जो साइन निकल के आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सीरिया ने ये अटैक करवाया, सरीन गैस का यूज़ किया गया। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में। वही 2013 का इंसिडेंस बता रहे हैं, 2013 में भी इस प्रकार के केमिकल वेपन्स का यूज़ किया गया था, लेकिन बाद में जब OPCW ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने वो सारे जो वेपन्स थे डिस्ट्रॉय कर लिया, तो फिर अब दोबारा से वेपन कहाँ से आए, तो एक प्रकार से एक प्रॉपर अभी इस पर डेलिब्रेशन की आवश्यकता है। और ज़्यादा जो केमिकल वेपन्स को बैन को लेके जो ट्रीटी साइन हुई थी, इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किए जाने की आवश्यकता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।